नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। से आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए, तभी आप बच्चों को कंसंट्रेट करा पाएंगे। बच्चों को कैसे आप इंगेज करेंगे, योर लेसन प्लस लॉज ऑफ मोशन पढ़ाना है, तो आज बच्चों को आप बता दीजिए कि मैं न्यूटन्स तो वो आपस में टच होगा और ये मशीन ऑन हो जाएगी। और जब हाथ हटाएंगे, जी सर, और हाथ हटाएंगे तो रुक जाएगा वो। और मैंने एक डिजिटल इंडिया को दिखाया है, जहाँ पर हम फ़ोन से होटल को बुक करेंगे और कैफ़े है वहाँ पे कुछ खाया नाश्ता किया तो पेटीएम कर रहे हैं, और ये कैब बुला रहा है। एक पूरा डिजिटल इंडिया को दिखाया है और यहाँ पर ये पेटीएम है, एटीएम लगाया हुआ है। एटीएम इसलिए लगाया है क्योंकि सर हम फ़ोन पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं और फ़ोन टू फ़ोन वो पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट एटीएम इसलिए कि हमें कैश की भी ज़रूरत पड़ेगी। मान लिया कोई आउटसाइड है, वहाँ पर एटीएम ज़्यादातर नहीं होते, तो वहाँ पर भी एटीएम होने चाहिए क्योंकि ज़रूरत होती है। रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई या कुछ हो गया और वहाँ पर आउटसाइड में नेटवर्क नहीं होता है तो हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एटीएम होना चाहिए। और रास्ते में मान लीजिए कोई भिखारी है तो उसे हम पेटीएम तो कर नहीं सकते, हमें उसे कैश ही देना होता है, इसलिए एटीएम है। और सर गाँवों में और एटीएम की फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जबकि वहाँ पर भी होना चाहिए। और बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक लोग एटीएम की फैसिलिटीज़ को नहीं उठा पा रहे हैं। वहाँ पर बहुत लोग एटीएम के बारे में ध्यान रखा गया है, हर जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसमें सर स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं और गार्डन हैं और हाउस, सब इन सबको दिखाया गया है कि एक मॉडर्न सिटी ऐसा होना चाहिए जिसमें पेड़ पौधे भी हों ताकि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो। यूज़ हम हर जगह करते हैं आज, और ये हमारी वाई एक्सेस हो जाती है और ये हमारी एक्स एक्सेस है और ये परपेंडिकुलर जेड एक्सेस है। सर इसका जब हम मॉडल प्लेन पेपर पे बनाते हैं तो सिर्फ 2D टाइम्स पे बना पाते हैं, उसकी लेंथ, हाइट और विड्थ नहीं अच्छे से दिखा पाते हैं। बट जब इसका मॉडल बनाते हैं एक्चुअली में तो इसकी लेंथ, हाइट और विड्थ हमें पता चलती है, हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सर इसका यूज़ जो होता है हमारा गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम सबके बीच की डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। और इसका यूज़ हम अच्छे से एजुकेशन में भी कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड की जगह हमें 3D कुछ करना चाहिए नया, एजुकेशन में इसका भी यूज़ हो सकता है। और सर ये जो हमारा रूम होता है कंस्ट्रक्शन कवर, उसमें 3D का यूज़ होता है। सो ये सोलर इरिगेशन सिस्टम है, यहाँ हम लोग ने सनलाइट को खेत की जुताई के लिए इस्तेमाल किया। हम लोग ने डायरेक्ट कुएं के पानी को पंप किया है ताकि वो खेत की जुताई के लिए जा सके। सर इससे किसानों को इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो सीधे सौर ऊर्जा से अपने खेतों को जोत सकते हैं। स्ट्रीट लाइटें जल सकती हैं, जैसे वुमेन जाती हैं वहाँ पर उजाला रह सकता है। और सर इससे हम लोगों को अच्छी फल सब्जियाँ खाने को मिलेगी और उनको मुनाफा ज़्यादा होगा क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं देना पड़ेगा। सर हम लोग इसका इस्तेमाल, गाँव में लाइटें नहीं आती, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग घरों में कर सकते हैं, लाइट जलाने के लिए, फ्रिज जलाने के लिए। आजकल ऑनलाइन शिक्षा और इसलिए फ़ोन को चार्ज करने में। सर इसका बहुत बड़ा महत्व ये भी कि इको फ्रेंडली होता है। सर ये एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कुछ भी नहीं फैलाता। सर इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर होती है, वो बहुत कम लगती है। और सर डायरेक्ट हम लोग जो किसान होते हैं अगर बांध से पानी अगर ले रहे हैं तो सीधे पानी को पंप करके अपने खेतों में जुताई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर पशुपालन में इसका इस्तेमाल बहुत अधिक तरीकों से हो सकता है। सर ये विंड टरबाइन है, पवन ऊर्जा का उपयोग हम अपने देश के मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे हमारे देश का कोयला खत्म हो रहा है और विद्युत जो हमारे रखने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिजली का उपयोग हम अपने देश के हर चीज़ों के लिए करते हैं। और इससे जो है पोल्यूशन भी बहुत होता है क्योंकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी उत्पन्न करके विदाउट पोल्यूशन के विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, बिजली का उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे हर टेक्नोलॉजी पवन ऊर्जा है, इसके वजह से हम बिजली का उत्पादन करते हैं और इसे अन्य सेक्टरों में अलग अलग में विद्युत करके सेक्टरों में फैला सकते हैं। जैसे कि गुड आफ्टरनून। पहली बात तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रदूषण की और अर्थव्यवस्था की। तो ये मॉडल उसी की बेसिस पे मैंने बनाने की कोशिश की है, जैसे कि जिससे हमारा प्रदूषण भी कम होगा और अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। वो कैसे? जैसे कि जो प्रदूषित वायु होती है, जो बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने हैं, वहाँ से प्रदूषित वायु बहुत ही मात्रा में निकलती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेन होती है। तो इसमें जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमने अंदर किया है। कार्बन डाइऑक्साइड से जो सक्रिय फिल्टर है, सक्रिय फिल्टर करेगा क्या? इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के कण हैं वो आगे भेज देगा और
जितनी भी अनअदर गैसेज होंगी वायु में वो बाहर निकाल देगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा वो प्योर कार्बन के कण होंगे। तो कार्बन के कणों को अगर हम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं तो वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग करने के बाद वो 3 दिन की जब बॉन्डिंग करते हैं तो हमें ग्रेफाइट की संरचना प्राप्त होती है। और उनको और अधिक ज़्यादा प्रेशर और कंप्रेशन देने पर वो कई दिनों तक देते हैं अगर हम ये चीज़, तो उनमें 4 की बॉन्डिंग होगी और वो स्ट्रॉन्ग मेटल जैसे हीरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो हीरा मिल रहा है वो एक बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली चीज़ है, तो इसे हम बेच के अपने देश की अर्थव्यवस्था सही कर सकते हैं। और मिल किससे रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है, तो अपने देश का प्रदूषण भी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है कि प्रदूषण भी कम हो रहा है, जो मिल रहा है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधार रहा है। तो इस बेसिस पे ही बनाया गया था, जो कि अभी इनकम्प्लीट हुआ था। ये हम लोगों ने कोरोना टाइम में बनाया है। एक्चुअली ये जब हमारे वर्कर्स होते हैं जो वो हाथ से छूते हैं, क्योंकि काफ़ी उसमें कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये हम लोग जब हाइड्रोजन पावर से बनाया है, ये ऊपर मतलब आएगा, स्लाइड होगी, स्लाइड से पूरा मतलब अपने अंदर डंप करेगा, फिर उसके ऊपर हम लोग पूरा प्रेशर पड़ेगा और वो जहाँ पे पूरा डंप किया जाता है वहाँ पे जाके उतार देगा। हम लोग ने इसमें एक मैग्नेट लगाया हुआ है जो कि कचरे में जितने लोहे हैं और ये सब वो उसको कैच कर लेगा। और फिर उसके बाद हम लोग इसको अभी तो हाइड्रोलिक हमें पास अभी कोई सामान नहीं है। देन उसके बाद ये जब ट्रक वहाँ जाएगी जहाँ हमें कचरा डंप करना रहेगा, वहाँ जाके स्लाइड खुलेगी, नीचे की जो साइड है वो खुलेगी, ऊपर से प्रेशर आएगा और जितना कचरा है वो अपने आप नीचे डंप हो जाएगा। ये कॉन्टेक्टलेस भी है। अभी हम लोग ने सिर्फ इसे हाइड्रोलिक पावर से बनाया हुआ है। एंड देन ये स्लाइड जो है मतलब ये कॉन्टेक्टलेस भी है और जितने लेबर्स होते हैं जिनको मजबूरी में कचरा छूना या उठाना पड़ता है उनके लिए बहुत सेफफुल है। अभी इसमें हम लोग थर्मामीटर का भी यूज़ करें, क्योंकि जिनको कोरोना टाइम में तो उसमें टेम्परेचर हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे कितना टेम्परेचर है उनको कोई नुकसान हुआ है तो फिर उनका तुरंत इलाज हो जाएगा। ये हमारा सोलेनोइड इंजन है। ये वर्क करता है। ये मैग्नेटिक रॉड है और ये मैग्नेट है। ये जब घूमता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है और ये कॉपर इज अ गुड कंडक्टर टू पास इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हम लोग ने ये वायर लगा के रखा है जो कि ये पास कर रहा है इस रिचार्जिंग सेल में, और इस रिचार्जिंग सेल को हम कहीं भी जाके लगा के और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें बैटरी ख़त्म होती है तो फिर से लाके हम इसे चार्जिंग कर सकते हैं। तो हीट जनरेट होगी तो हीट इलेक्ट्रिसिटी होगी। हम लोग ने इसमें कॉपर वायर लगाया हुआ है क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का। और जो है जब इलेक्ट्रिसिटी इसको पास करेगी तो इसमें ये कैप्ट होगा एंड देन इसके बाद इसको निकाल के हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। विंड टर्बाइन बनाया है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एरोप्लेन्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो उनके पंखे होते हैं उनमें जब बल लगता है हवा का तो वो उसे ऊपर की ओर खींचता है जिससे कि एरोप्लेन उड़ पाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब हवा का बल लगता है तो इसकी जो ये रेटर ब्लेड्स होती हैं ये घूमती हैं, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये एक बार में 2 मेगावाट से 500 घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकता है। तो आज के समय में हमें इसकी बहुत नीड है। ये क्या होता है, फ्यूल गैस वगैरह से जब वो बनता है तो उससे बहुत पॉल्यूशन होता है और ह्यूमन बींग्स पे बहुत इफेक्ट आता है, वो मरते हैं। तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे ये होता है कि बहुत सारी बर्ड मरने लगी हैं आजकल के टाइम में, तो इसके भी बहुत साइड इफेक्ट। लेकिन हम इतना नहीं देख सकते कि इतनी बर्ड मरे, क्योंकि हमें अपने बारे में भी सोचना है, हमें अपनी भी जो स्पीसीज़ है उसे आगे बढ़ाना है। फिर इसमें हमने लाइट हाउस का टर्म डाल दिया है। इसमें क्या होता है, लाइट हाउस में क्या होता है कि लाइट हाउस समुद्र के किनारे या जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि जो शिप्स होती हैं वो जब दिन में आ रही होती है तो उन्हें दिखता है कि वहाँ पे एक पाइल ऑफ स्टोन है, बड़ा सा पत्थर है, तो उसे हम टकरा सकते हैं, वहाँ पे डेंजर है। लेकिन रात में क्या होता है, अब रात में तो वो नहीं देख सकती, तो पहले के ज़माने में क्या किया होता था कि लोग उन्हें बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आग जला दिया करते थे पहाड़ों पर, जिससे कि उन्हें पता चले कि ये एरिया डेंजर में है। फिर इसका इन्वेंशन हुआ, फिर इसको बनाया गया। अब इसका क्या होता है, इसका जो फ्लैश होता है वो बहुत दूर तक रोशनी फेंकता है, जिससे कि शिप्स को ये पता चलता है कि वो जो एरिया है डेंजर है। ये एक और काम करता है, ये उन्हें ये बताता है कि उनका जो वे ऑफ राइड है, कि मतलब उन्हें घर कैसे पहुंचना है, उसके लिए भी रास्ता बताता है। इसका जो टावर होता है ये 328 फीट लॉन्ग होता है और इसकी जो रेजर ब्लेड्स होती हैं ये 260 फीट्स लॉन्ग होती हैं, जिससे कि ये रेजर ब्लेड्स इससे कुछ ही इसमें कम होती हैं। और ये इतना भारी होता है, इतना ज़्यादा बिग होता है कि इसको पता नहीं 40-50 ट्रक लग जाते हैं इसे सिर्फ लाने में। तो आजकल के टाइम पे हमें इसकी बहुत नीड है और ये हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश में बहुत सारी विंडल्स हैं, हमें भी चाहिए, तो इसका बढ़ना चाहिए। मानवाधिकार सेवा समिति का एक संस्थापक और संयोजक हूँ और 20 साल से मैं इस कार्यक्रम को स्वरूप दे रहा हूँ। सोसाइटी मेरा 20-22 साल का है
एजुकेशनल में मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। ये मेरा चौथा कार्यक्रम इसी कॉलेज में है और मेरी इच्छा है कि विवेकानंद के विचारों को अधिक तक बच्चों के बीच में लाया जाए और उन्हें कर्म योद्धा बनाया जाए। और मैंने संकल्प लिया इस साल, जो बच्चों ने, हमारे जो चीफ गेस्ट अशोक गांगुली पूर्व चेयरमैन CBS आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि 3-4 टॉपिकों में कि एजुकेशन कैसे करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी उसमें नोटेड है। आसमा सिंह जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं श्रीमती, ये बस्ती से आई हुई हैं। हाँ, एक तरह से हमारे रेल के सेवानिवृत्त IRTS हैं, प्लस ये एक सोशल वुमेन भी हैं और अब बस्ती में इनको एक महारानी के रूप में इनको देखा जाता है। और मैंने इनसे गुजारिश किया है कि आप थोड़ा सा अपना एनर्जी हमारी इस संस्था को भी दीजिए, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि 2-3 साल से मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, तो अगर उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोग जो मैं मोती ढूंढने के लिए निकला हूँ, मुझे 2-3 साल में ऐसे कुछ मिल जाएगा जिसको मैं एजुकेशनल के रूप में, जो अभी मिला भी है और भविष्य में मुझे और भी लेना है, जिससे मैं भविष्य में एजुकेशनल की चीज़ों को मैं और कर सकूं। लास्ट ईयर मैंने ये संकल्प किया है विवेकानंद के इस 159 एनिवर्सरी जो होगा, उसमें मैं कॉलेजेस का एक, कि वो कैसे एजुकेशनल दे रहे हैं, क्या उसका प्रोजेक्ट है, वो हर कॉलेज में 10 या 15 कॉलेज का हम यहाँ पे एक स्टॉल लगाएंगे जहाँ से परफॉर्मेंस चीज़ें मालूम चलेगा। और एक अशोक गांगुली जी ने कहा कि एक 500 कॉलेज यूपी से ले लीजिए और एक उन्हें शिक्षा पद्धति के बारे में एक खाली उन्हीं के लिए सेमिनार कीजिए, जिसको एक न्यूनतम 50 रुपये रखिए सोसाइटी की तरफ से और स्पॉन्सर्स को ढूंढ लीजिए जिससे कि ये कार्यक्रम हो सके। तो मैं उनके कथन को भी स्मरण करके उस रास्ते में मैं चलूँगा। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा इन उपस्थिति हमारे मुख्य जो प्रमुख अतिथि स्वामी मुक्तिनानंद महाराज जो हमारे बीच आए, अतिथिगण में अशोक गांगुली, आसमा सिंह, श्री शिवगोपाल, कामरेड शिवगोपाल मिश्रा, डॉक्टर AK शुक्ला, ये लोगों ने हमारे बीच में आके, मुरली आहूजा, ऐसे लोग हमारे बीच में आके मेरे इस कार्यक्रम को बढ़ाया। ख़ास तौर से मैं मैडम इस प्रिंसिपल जो मिसेस यू घोष हैं, उदोसी घोष हैं, उनकी मैं बहुत ज़्यादा से ऋणी हूँ कि उन्होंने इतने कार्य में मेरा एक सहयोग के लिए हाथ बटाया। और अब भविष्य में भी यहाँ के जो मैनेजर मिस्टर अमलेंदु दत्ता जी थे, वो भी थे, उन्हें मैंने कहा कि मुझे आप थोड़ा सा और करने का मौका दीजिए, जो मैं कॉलेज के बाहर जो बाउंड्री हैं वहाँ में मैं स्टॉल, इस कॉलेजेस के स्टॉल लगा सकूं, उसकी मैं तैयारी मैंने नेक्स्ट ईयर किया। मैंने इसी को संकल्प लिया है। प्रिंसिपल AP सेन गर्ल्स इंटर कॉलेज से आज हमारे यहाँ विवेकानंद जी की 198वीं जन्मदिवस का आयोजन किया जा रहा है। विवेकानंद जी खुद ही एक ऐसे पर्सनालिटी थे कि आज के युग के जो बच्चे हैं उनको देख के उनके नाम को सुन के और उन्होंने क्या कुछ किया उसके बारे में जब बताया जाता है, खुद ही वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस युवा दिवस पे, जिस पे विवेकानंद जी के बारे में बच्चों को बताया जाए, तो उसमें एक ऐसा प्रोग्राम रखे जिसमें आज के परिस्थिति में जो कोविड-19 की महामारी में ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, उसके बारे में जो हमारे यहाँ जो शिक्षाविदाएँ हैं वो भी इसके बारे में बताएं, जिससे कि टीचर्स और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको भी कुछ नई चीज़ें पता चले। मैं डॉक्टर अंशु केडिया AP सेन मेमोरियल गर्ल्स PG कॉलेज में समाजशास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि है, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं इसे। आदर्श मानव सेवा समिति इस कॉलेज के परिसर में लगातार तीसरी बार स्वामी विवेकानंद जी पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रही है। पिछले 2 बार से तो हम लोगों ने केवल स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, उनके कृतित्व पर फोकस किया। इस बार हम लोगों ने जो कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षा रही उस पे
विकेंद्रित किया है इस सेमिनार को, टॉपिक वही रखा है। स्टूडेंट से लेकर टीचर्स, जो डेलीगेट्स हैं और जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो इनवाइटेड हैं, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी। CBSE के चेयरमैन श्री अशोक गांगुली जी, पूर्व CMO हेल्थ AK शुक्ला जी, बहुत लोग हमारे बीच आए हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी है। और हमें भी लगता है बच्चों को बहुत ज़रूरी है स्वामी विवेकानंद जी को समझना। उन्होंने किन परिस्थितियों में जाके वो अमेरिका गए, जो विपरीत परिस्थितियां थी वहाँ पे भारत के बारे में उन्होंने एक जो लोगों के मन में कि भारत एक पिछड़ा देश है, उसकी समस्याओं को ही, उसकी गरीबी को ही जो जानते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक भारत की रिच जो समृद्ध विरासत है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया हमें। और चूँकि इसका मैनेजमेंट भी इस कॉलेज का बंगाली है, तो और हमारे पास बंगाल की एक विरासत है, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, विवेकानंद जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, हमें यूथ के बीच ले जाने की ज़रूरत है। चाहे वो कॉलेज माध्यम बने, चाहे कोई भी माध्यम बने, कोई समिति माध्यम बने, लेकिन हमें इस यूथ के बीच ले आने की ज़रूरत है। तो ये समिति का प्रयास रहता है हर बार, तो एक अच्छा प्रयास है, हम लोग सब साथ रहते हैं। और आज के विषय में जो कोविड-19 में ऑनलाइन शिक्षा की बात है, वह भी यद्यपि शुरू में लगा ऑनलाइन शिक्षा से कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे टीचर्स पढ़ाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, आविष्कार आवश्यकता की जननी है। ये नया ये प्लेटफॉर्म भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, लोग इससे जुड़े। यद्यपि इसके साथ समस्याएं हमने बहुत देखी, लेकिन उन समस्याओं से हम पार भी पाए। ये लोगों के पास हमने देखा लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, और फिर उसके बाद हमने कितनी सारी बीमारियों के रूप में भी देखा, आँखों में दर्द है, सर में दर्द है, बैठे बैठे कंसंट्रेशन, थकान, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन फिर भी एक विकल्प है, और यह विकल्प इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है कि हम मान रहे हैं कि अब ये आखिरी स्टेज पर है, इसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा अब पैरेलल चलेगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चाहे हम हायर की देखें, चाहे माध्यमिक की देखें, ऑनलाइन पॉलिसी की बात की गई है। बहुत सारे हम लोग मीटिंग्स भी देखते हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, बहुत सफलतापूर्वक उसे कर रहे हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे विचार आए हैं, जिस पे हम लोग समीक्षा करके आगे भी ले आएंगे। और आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, आप लोग आए अपने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से आपने इसको कवर किया और लोगों तक इसके विचार को लेकर गए। मैं डॉक्टर DK अवस्थी, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, श्री जननारायण मिश्र PG कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज ये जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो ये सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, ये विवेकानंद जी की शैली के ऊपर तो है ही है, पर इसके ऊपर जो एक थीम रखी गई है कि कोविड-19 और ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर मुझे यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया गया है। कोविड-19 एक ऐसी महामारी चलकर आई है जिसके बारे में पूरा विश्व ही जानता है और पूरा ध्वस्त हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई है, भारत की शिक्षा व्यवस्था भी खराब हुई, परंतु अध्यापकों ने जिस लगन और मेहनत से ऑनलाइन एजुकेशन दी बच्चों को, भारत की शिक्षा को संभाल कर रखा, ये उसमें एक अभूतपूर्व योगदान है सभी अध्यापकों का। ऑनलाइन लर्निंग में समस्याएं कहाँ पर उत्पन्न हुई, उसके बारे में हमको थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत हो गई है। ऑनलाइन में होता क्या है कि मोबाइल चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, जबकि भारत का हर बच्चा इस चीज़ को अपने पास रख नहीं सकता, जिसके कारण उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तथा वो एजुकेशन का वो सिस्टम नहीं सामने आ पाता है जो चौक और बोर्ड के ऊपर लिखते वक्त एक आमने सामने हम लोग जब बात करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। महामारी को तो आना ही है। हम लोग अपने विज्ञान के क्षेत्र में जब बात करते हैं तो प्रकृति में ऊर्जा बिल्कुल नियत है, और ऊर्जा जहाँ भी ज़्यादा लगेगी वहाँ से ऊर्जा एक दूसरी जगह चली जाती है। हम लोग अपने यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं, उसमें कहा जाता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म्स टू द अदर फॉर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकृति में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन को घटाने के लिए भी प्रकृति अपना कुछ ना कुछ अपना पार्ट अपना करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये है कि हमको प्रकृति से भी खेल नहीं करना है, अपने को भी संभाल के रखना है
और देश को भी हमको बचाना है। इसी सेमिनार के हम जो है मुख्य सचिव भी हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं, और उसी के माध्यम से हम आप सबको ये अवगत करा रहे हैं कि अभी भी कोविड-19 की महामारी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि बराबर क्या होता है कि प्रकृति में वायरस जो होता है वो मरता नहीं है, कभी भी वो पड़ा रहता है। जैसे ही उसको दोबारा उस तरह का वातावरण मिलता है तो वो फिर बन जाता है और उसके अंदर उपस्थित जो डीएनए होता है वो परिवर्तित होने लगता है। इसी तरह से नए नए वायरस बन जाते हैं। अभी हमारे सामने बर्ड फ्लू आ गया, इसके बाद हमारे पास इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ जो है प्रकृति इस तरह की चीज़ें देती रहेगी जिससे कि प्रकृति के ऊपर ज़्यादा बोझ ना बढ़ने पाए और ऊर्जा का संतुलन बना रहे। मैं ज्योति किरण रतन, मैं लखनऊ से हुई हूँ, एक टीचर भी हूँ और सामाजिक सेवा से जुड़ी रहती हूँ। तो ये हमारा मानव आदर्श सेवा समिति के सौजन्य से 158 जो जयंती मनाई जा रही है विवेकानंद जी की, और ये बड़ा प्रेरणादायक कार्यक्रम है। सभी को, युवाओं को जोड़ने का एक जरिया है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ना चाहिए, और युवाओं को खासकर, क्योंकि विवेकानंद जी युवाओं के प्रणेता थे, जिनका कहा जाए कि जितनी कम उम्र में उन्होंने जितना साहित्य रच दिया कि आज भी लोग उस पर अनुसरण कर सकते हैं। उनके एक एक शब्द, एक एक लाइन जितना बच्चों को पढ़ना चाहिए, युवाओं को पढ़ना चाहिए, ये प्रेरणा के स्रोत हैं। इसीलिए आज गवर्नमेंट भी जो हमारी है बड़े स्तर पर इसका कार्यक्रम करती है। युवा के नाम से पूरा राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें लखनऊ की अगर हम कहें बात करें, हमारे यहाँ से 200 से ज़्यादा बच्चे राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत सरकार में। तो इसी तरह से हर प्रदेश से 200 बच्चे आए हैं। तो समझ लीजिए कितने सारे बच्चे युवाओं के जरिए ये कार्यक्रम हो रहा। तो एक श्रद्धांजलि है हमारे विवेकानंद जी को कि आज युवा इतने, अगर 200 युवा हमारे युवा उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हर प्रदेश से कर रहे हैं। तो युवाओं को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम विवेकानंद जी। तो इस संबंध में जो ये कार्यक्रम मानव विकास सेवा समिति ने इस एपीसेन इंटर कॉलेज में आयोजित किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत बच्चों को, स्कूली बच्चों को, टीचर्स को और उसके साथ ही साथ उपस्थित अभिभावकों को विवेकानंद की जो है ज़िंदगी के संबंध में बताते हुए उनके जो टीचिंग और या जो बच्चों के लिए जो उनकी जो बातें थी वो उसको पुनः जो है उजागर करने का जो है उन्होंने प्रयास किया है। ये एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि अगर विवेकानंद की वो टीचिंग जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितना आज से 19वीं शताब्दी में उसको बताया गया था। जैसे बच्चों को ये बताना कि आपको फोकस रहना है, बच्चों को ये बताना कि दूसरों पे जो है सेवा भाव रखना है, बच्चों को ये बताना कि जीवन में कैसे सफलता अर्जित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें को जो हम बच्चों को हम बताते हैं नवीन परिवेश के साथ, और उसी के साथ ही साथ इस समारोह में एक नवीनतम जो एक शिक्षा पद्धति जो ऑनलाइन लर्निंग के नाम से प्रचलित है उसके बारे में भी टीचर्स को ये बताना कि कैसे हम ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस चलाएं और कैसे हम अपने जो है पूरी जो है व्यवस्था को जो है रोचक बनाएं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इससे निश्चय ही एक दिशा जो है बच्चों के साथ ही साथ हमें टीचर्स को भी जो है